question the resultant of the distributed loading on the cantilever shown in the figure below। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट यहाँ पर होगा 1.2 किलो न्यूटन। कैसे? ओके, कैसे वाली बात आ जाएगी आपको यहाँ पर, ये देखना होगा। ये देखिए, इसका कुछ ये डायग्राम बना हुआ है। अब आपको यहाँ पर ये ट्रायंगुलर लोडिंग लगी हुई है दोनों तरफ से, तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ आएगा और इसका मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, और आप इसका स्पान देख सकते हैं, 4 मीटर दे रखा है। अब आप यहाँ पर आर ए रिएक्शन की अगर बात करेंगे, रिएक्शन एट आर ए की अगर हम बात करेंगे, तो आर ए के लिए आपको आर ए इक्वल टू करना पड़ेगा, या आप आर ए रिएक्शन की तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ आर ए रिएक्शन को निकालने का कुछ और भी आप फंडा अपना सकते हैं। मोमेंट ना लें तो उसके लिए आपको सिग्मा एफ, जो वर्टिकल फोर्सेस होते हैं, उनको जीरो के बराबर कर दीजिए। तो देखिए, ये तो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे ये कितनी वैल्यू होगी? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसका 2.5 है और ऊंचाई इसकी 1.5 है। ओके, ये फोर्स हो गया। दूसरी फोर्स की बात करेंगे इसकी, तो ये भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, आधार इसका हो जाएगा 1.5 और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 0.9। आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर ए की वैल्यू के लिए 1.2 किलो न्यूटन। ओके, आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आ रहा है। पॉइजन रेशियो ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल का नॉट बी मोर देन। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0 से 50 की, 0 से 0.5 के बीच में वेरी करती है। 0 से वेरी करता है 0.5 तक। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली सपोर्टेड beam with the rectangular cross section is subjected to a central concentrated loading. If the width and the depth of the beam are double, then the deflection at the center of the beam will be reduced to। ये देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करिए, और इन्होंने बोला है ना कि इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। अब हम इसमें विड्थ और डेप्थ को डबल कर दिया है। इसने पहले सेक्शन ये था और बाद में इन्होंने क्या किया, इसको डबल कर दिया। तब आप बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए आपको बस यही खाली ध्यान देना है ना, ई आई कि कुछ ना कुछ आपका फार्मूला कुछ ये आता है ना कि आपका जो भी डिफ्लेक्शन का फार्मूला निकलता है वो ई आई पे जाता है ना। तो इन्वर्सली आपको ज़्यादा नहीं, इतना ही ध्यान रखना कि ये जो डिफ्लेक्शन होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस बी डी को बाई 12, बी डी को बाई 12 लगाइए, 1/16 आएगा, तो 16 को 6.25 कर दीजिए, और 6.25% के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी ही। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखिए, सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया है। द shear for the SFD of the beam is shown in the figure, then the UDL of the beam per meter run is। ओके, आप ये बीम देख सकते हैं और यहाँ पर आप ये यूडीएल इसका कुछ ये डायग्राम देख सकते हैं, और इसके बाद ये पूछा है कि यूडीएल पर मीटर रन क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कुछ यूडीएल को देखने का तरीका आपको बदलना होगा कि आपको ये देखना होगा ना कि यूडीएल कहाँ से कहाँ तक है। जहाँ पर ये कुछ सीधा मिलेगा वहाँ तो पॉइंट लोड मिलेगा, लेकिन जहाँ से थोड़ा ये टेढ़ा होने लगेगा वहाँ से ये यूडीएल होता है। यूडीएल में थोड़ा इंक्लाइंड शेप में बनता है। तो यूडीएल आप देख सकते हैं ना, यहाँ से और कुछ इस वाले पोर्शन तक ये कुछ आपको तिरछा मिल रहा है। या फिर आप वो भी नहीं, आप केवल इतना बात करेंगे ना, यूडीएल वाला पोर्शन अपना कितना, यूडीएल केवल तिरछा वाला पोर्शन, इतना वाला पोर्शन यूडीएल का है। तो यूडीएल पर मीटर रन, तो आपको यहाँ पर W इक्वल टू क्या होता है, DF1 DX, DF1 DX। ठीक है, तो देखिए, इस वाले पोर्शन में यूडीएल हम निकालेंगे तो यहाँ वाला जो 40 न्यूटन ये है और 10 न्यूटन ये, इसका डिफरेंस लीजिए, 40 - 10 करिए और बटे लेंथ करिए। लेंथ कितनी, केवल 2 मीटर तक की बात करी गई है। तो 40 में 10 गया, 30 बचा, 30 15 आएगा। तो यहाँ पर 15 किलो न्यूटन पर मीटर का आपको यहाँ पर यूडीएल मिलेगा। तो ऑप्शन जो भी आपका है वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। A prismatic beam of the length L is simply supported at ends and carries a UDL of the intensity W per meter over its entire length. It is then propped
at its center to neutralize the deflection, the net bending moment at its center will be। तो नेट बेंडिंग मोमेंट इसके सेंटर पर क्या होगा, आप यहाँ पर ये कुछ देख सकते हैं भाई। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, इसके एंड्स पर एट एंड्स है, इसके सिंपली सपोर्टेड बीम एक ऐसी है ना जिसको जो एंड्स पर सिंपली सपोर्टेड है, कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। इस पर यूडीएल भी लगा हुआ है और इसके सेंटर पर हमने एक प्रोप लगा रखी है। इसके सेंटर पे हमने एक प्रोप लगा रखी है। ओके, अब मेरे दोस्त आप यहाँ पर बताइए। ओके, अब आप यहाँ पर ये कुछ बताइए कि जो भी सिचुएशन यहाँ पर जनरेट हो रही है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो भी सिचुएशन जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो पहले तो आपको यहाँ पर आर ए और आर सी को कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो देखिए जब कुछ यूडीएल लगा हुआ होता है तो इस सिचुएशन में डब्ल्यू एल की पावर 4/5/384 ई आई आता है। तो आर सी एल की 48 ई आई आएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ से आर सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 5/8 डब्ल्यू एल। अब आपको आर ए भी कैलकुलेट करना होगा, तो आप आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी पूरा दे सकते हैं, पूरा है डब्ल्यू इंटू एल। तो आप 2 RA प्लस आर सी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि आर ए और आर बी बोथ आर सेम। तो आप 3W/16 आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो WL/32 आएगा मोमेंट एट सी, दैट इज द हगिंग मोमेंट। WL/32, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, फोर्स इन द मेंबर VC बट द 5 Newton weight एट द पॉइंट B ऑफ द ट्रस इज शोन इन। आप देख सकते हैं 5 न्यूटन का लोड यहाँ पर बी वाले पॉइंट पे, जो ट्रस ये कुछ इस तरह से दे रखी है, इसकी पीक वाले पॉइंट पे 5 न्यूटन का लोड लग रहा है। और ट्रस भी आप देखते हैं, इधर भी 60 इधर भी 60। अब ये क्या पूछ रहा है भाई इस सिचुएशन में, फोर्स इन द मेंबर VC, ये VC वाला मेंबर है, इसमें फोर्स की बात करी गई है। तो एक सेकेंड, तो इसमें VC में बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, इधर से आप जाएंगे कुछ। ओके, जब ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखिए कुछ एंगल आप बनाएंगे, आप ये दे सकते हैं कि मेंबर BC 5 न्यूटन का लोड ये है, तो 5 न्यूटन का लोड इधर हो जाएगा। अब आप एक सेकंड इसका ध्यान दीजिएगा, तो FBC इधर भी चला जाएगा ना, FBC cos 60, FBC cos 60। एक सेकंड आप यहाँ पर देखिए, FBC cos 60 प्लस 5 प्लस FAB cos 60 इक्वल टू 0। तो FBC cos 60, तो 5 उधर ले जाइए। अब आप 2FBC की बात करें, FAB और FBC बोथ आर द सेम, की वैल्यू नहीं होती 1/2। ओके, तो 1/2 अपना यही हो जाएगा, 2 ये दे रखा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 5 कंप्रेसिव नेचर में रहेगा। 5 है तो, लेकिन कौन से नेचर में कंप्रेसिव होगा, टेंसाइल होगा, तो 5 कंप्रेसिव नेचर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोब कैंटिलीवर beam of the span L is loaded with the uniformly distributed load of the intensity W per meter over the entire length. Bending moment at the fixed end will be। तो फिक्स एंड पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, आप ये कुछ देख सकते हैं। प्रोब कैंटिलीवर बीम आपको यहाँ पर कुछ देर की है। ओके, आप ये देख सकते हैं प्रोब कैंटिलीवर बीम यहाँ से ये फिक्स है, और यहाँ पर ये कुछ RB दे रखा है। तो देखिए आपको यहाँ से RB को कैलकुलेट करना। RB कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर मोमेंट को जो सॉरी, ये जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा, इनको बराबर करना होगा। बराबर WL की पावर 4/8 EI आपको यहाँ पर ये करेंगे, क्योंकि UDL की वजह से इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है। और साथ में ये जो पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे ऊपर से लगता है, बट यहाँ पर नीचे से लग रहा है, इसीलिए इसका
साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो आर बी इंटू एल क्यू अपॉन 3 EI ए आ जाएगा। तो 3/8 WL हो जाएगा। आर बी की वैल्यू डजन मैटर, तो मोमेंट अबाउट ए हम यहाँ पर लेंगे, मोमेंट अबाउट ए हम यहाँ पर लेंगे, तो 3/8 इंटू WL, और यहाँ से ये लेंथ अपनी L आ जाएगी, ये ऊपर की तरफ माइनस में WL और इंटू द L/2 लेंगे। ओके, तो WL²/2 ये हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं WL², यहाँ से अपना 3/8 मिल रहा है और यहाँ से 1/2 मिल रहा है। तो 4 इधर करिए, 4 इधर करिए। ओके, 4 4 दूनी 8 माइनस का 1/8, W²/8 मिलेगा माइनस में, हॉकिंग मोमेंट मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल इज ओनली। फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होती हैं? ओनली टॉर्जनल होती हैं, ओनली कंप्रेसिव होती हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ द टेंसाइल एंड द कंप्रेसिव होती हैं, या फिर ओनली टेंसाइल होती हैं? तो आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस होती है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द टेंसाइल एंड द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आर द फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस इन द स्ट्रेन एनर्जी इन द स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल। अगर मटेरियल में स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है तो उसका मतलब क्या है? दिस इज द लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन होगा। या फिर प्लास्टिक फ्लो टेक्स प्लेस एट द सम लेवल, या स्टिफनिंग इफेक्ट इज फेल्ट एट द सेम सम स्टेजेस, या रिजिड एक्शन इज सीन इन बिफोर द फेल्योर। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्टिफनिंग इफेक्ट कुछ मिलेगा हमें। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट है यार। यहाँ पे हमें कुछ दूर स्टेन हार्डनिंग ऐसी चीज़ होती है जहाँ से हमें थोड़े बहुत दूर तक स्टिफनिंग वाला इफेक्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दें, शियर फोर्स डायग्राम ऑफ द बीम इज शोन इन द फिगर। आप ये फिगर देख सकते हैं, और फिर से यहाँ पर ये क्या पूछा है? शोन इन द फिगर बिलो द टाइप ऑफ बीम, टाइप्स आर द बीम बिलोंग्स टू। ये किस टाइप की बीम को बिलोंग करता है? ओवर हैंगिंग बीम है, कैंटिलीवर बीम है, प्रोप कैंटिलीवर बीम है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये कुछ देखना होगा कि ये ओवर हैंगिंग बीम है, किस टाइप की बीम है फिक्स बीम है। तो इसके लिए आपको देखिए कुछ यहाँ पर बता दिया जाए कि आपको यहाँ पर ये कुछ, ये क्या डायग्राम है भाई? ये SFD आपको यहाँ पर मिल गया है। क्या मिल गया? शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो SFD को देख करके क्या आप ये बना सकते हैं ना, बीम बना सकते हैं? अगर आप SFD को देख करके बीम बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान डील कर पाएंगे। नहीं बना पाते तो आप देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए आप, ये पहले हम इस वाले पॉइंट से चलते हैं, 5 kN। तो 5 kN का लोड ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी कंटिन्यूटी हमें दिख रही है यहाँ तक। 5 kN का लोड होगा। फिर आप एक थोड़ी दूर तक देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हम आए हैं। फिर क्या मिला है? थोड़ा तिरछा मिला है, तिरछा का मतलब यहाँ पर UDL जा रहा है, UDL दे दिया हमने। फिर क्या दिख रहा है? तो UDL इतना मिलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, फिर ये सीधा चला है थोड़ी दूर तक, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ सपोर्ट होगी, तो सपोर्ट होगी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा है? इन्होंने देखा है कि आगे चल के हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर फिर लोड में चेंजिंग आई है। जब फिर लोड में चेंजिंग आई है तो आप देख सकते हैं 30 kN। तो यहाँ पर कोई ना कोई लोड जो है लगा होगा ना, लोड लोड लगा हो, तभी तो डायरेक्ट 30 kN का लोड आया, क्योंकि इसने यहाँ पर देखा फिर इसने डायरेक्ट यहाँ पर चेंज दिया है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बीम मिल रही वो है ओवर हैंगिंग बीम। यह है आपकी ओवर हैंगिंग बीम। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हुक्स लॉ अप्लाइड टू, हुक्स लॉ किस में अप्लाइड होता है? आइसोट्रोपिक में। गलत, ये तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्वेश्चन ही गलत दिया है। आइसोट्रोपिक मटेरियल में होता है ना हुक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी इज नोन एज। बायोमेट्रिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, हम इसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल मॉडुलस, या फिर बल्क मॉडुलस। तो बायोमेट्रिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ना कि K इक्वल टू DP अपान बायोमेट्रिक स्ट्रेन, कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल अंडर द यूनिएक्सियल
टेंशन इज रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल में कुछ ऐसा मिल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पॉइजन रेशियो बोलेंगे। ओके, एक बात तो ये है पॉइजन रेशियो बोलेंगे। अगर यूनिएक्सियल टेंशन है आइसोट्रोपिक मटेरियल के अंदर, अगर यूनिएक्सियल टेंशन है तो क्या होगा, वो वेरिएबल होगा या फिर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा या फिर समटाइम्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये रहेगा ऑलवेज कांस्टेंट। नेक्स्ट, पॉइजन रेशियो ऑफ एन आइडियल इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती है, वो होती 0.5। आइडियल इलास्टिक या आइडियलिस्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए होती है 0.5। द शेप ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द सिंपली सपोर्टेड बीम इज। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आईएलडी का जो शेप होता है, ओके, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम नहीं बल्कि यहाँ पे आईएलडी बोले, स्ट्रक्चर एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। आईएलडी का डायग्राम कैसा रहता है, अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अगर हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में, पैराबोलिक रहेगा, ट्रेंगुलर रहेगा, सर्कुलर रहेगा या रेक्टेंगुलर रहेगा। तो आप कुछ ना कुछ इसे एक बार बनाकर ही देख लीजिए ना। सिंपली सपोर्टेड बीम है ये कुछ, आप ये देखिए, आप ये देखिए ना कि ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पे हमने ये यूडीएल मार दिया है, और इस सिचुएशन में ये किस टाइप का रहेगा, तो ये तो भाई रहेगा पैराबोलिक। क्योंकि जब हम बात भी करते थे ना, हम करते थे कि आईएलडी इसका कुछ इस टाइप का बनेगा सिंपली सपोर्टेड बीम्स में, और ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इन्फ्लुएंस डायग्राम ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का करेक्ट इन्फ्लुएंस डायग्राम क्या होगा। आप पहले तो ये बीम देखिए, ये बीम देखिए, और इसमें पॉइंट सी जो मिल रहा है इसके लिए आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करिए। ओके तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या पता चले, 6 मीटर है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ओके, बीम पहले देख लें। ये देखिए, ये जो कुछ इस तरह की बीम आपको मिल पा रही है, ए बी सी मिला, ये डी मिला, और सी वाले पॉइंट पे कुछ ना कुछ लोडिंग दे रखी है। जब सी वाला पॉइंट कुछ लोडिंग नहीं बल्कि यहाँ पर हिंज हिंज पॉइंट दे रखा है, जब हिंज पॉइंट दे रखा है ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ तिरछा जाएगा। ओके, हिंज वाला पॉइंट होता है, वहाँ से कुछ तिरछा जाता है, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ से कुछ ये कैलकुलेट ये बनाना है ना कि आप यहाँ से कुछ ही नीचे जाएंगे वो तो सही है, आप यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे वो तो सही, लेकिन हिंज पर आने के बाद और ये दूसरा जो पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ से तिरछा जाना है। तो तिरछा जो गया है हिंज पॉइंट से लेकर के, तो पहले आप वो देखिए, केवल तिरछा कहाँ तक जाना है, तिरछा जाना है केवल बी तक। ओके, तिरछा जाना है केवल अगली सपोर्ट तक। तो आप देखेंगे ये तिरछा कहाँ तक गया, तिरछा डायरेक्ट डी तक गया, गलत है भाई। ये भी डायरेक्ट डी तक गया, गलत। ये भी डायरेक्ट डी तक गया है, गलत। तिरछा केवल बी तक जाना है, और बी तक जाने के बाद बी तक जाना है, बी तक जाने के बाद अगली सपोर्ट पे आपको वहाँ पे मूवमेंट जीरो कर देना है। ओके, आई होप आपको ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझ में आया होगा। वो आईएलडी फॉर द मूवमेंट इन अ प्लेन रिजल्टेंट स्ट्रेस is inclined at an angle of the 45 degree to the plane. If the normal stress is 100 Newton per mm square, the shear stress on the plane is। ओके, इस क्वेश्चन को आप सॉइल मैकेनिक्स के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के थ्रू ही जा सकते हैं। तो देखिए, प्लेन ऑफ द रिजल्टेंट स्ट्रेस की बात करें, इसने इंक्लिनेशन दे रखा है थीटा इक्वल टू द 45 डिग्री। बट हम क्या जानते हैं, टाउ, अगर इसने सीयर स्ट्रेस की बात है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा tan फाई होता है ना। तो सिग्मा tan फाई और tan फाई की वैल्यू 45 दे रखी है, और सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू 100 दे रखी है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और सिग्मा की वैल्यू 100 तो है ही, तो टाउ की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। अदरवाइज आपको tan फाई इक्वल टू पता होगा ना कि टाउ के पास सिग्मा होता है,
अदरवाइज दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है, आप सिंपली जा सकते हैं, नॉर्मल कुछ इस तरह से होता है, और शियर स्ट्रेस की कुछ इस तरह से शियरिंग की बात करते हैं, और जो इंक्लिनेशन कुछ ये दे रखा है, इंक्लिनेशन कुछ ये दे रखा है। ओके, तो ये आप देखेंगे डायरेक्ट लगा सकते हैं, टेन थीटा ये सिग्मा है और ये टाउ है, हमें टाउ पता नहीं, सिग्मा पता है, जो टेन थीटा इक्वल टू सिग्मा अपान टाउ कर सकते हैं, लंब बटे आधार कर सकते हैं, तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, A city has to treat the 5.2 meter square per minute of the raw water daily. Flocculant are to be removed by the coagulation. Experimental the column analysis indicates that an overflow of the 0.3 mm per second will produce the effective removal at the depth of 3.5 meter in the sedimentation basin. Resultant surface area of the ceiling is. तो आपको यहाँ पर इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है दोस्त, कुछ नहीं, बस केवल सरफेस एरिया। क्वेश्चन की थ्योरी है, क्वेश्चन की थ्योरी पर नहीं जाना है, बस केवल सरफेस एरिया पर हमें ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले तो जितना गिवन डाटा दे रखा है वो लिख लेना है, क्यू की वैल्यू दे रखी है वो लिख लेना है, बी नाट की वैल्यू जो दे रखी है ओवरफ्लो वेलोसिटी वो लिख लेना है, एच की वैल्यू जो दे रखी है रिमूवल ऑफ द डेप्थ वो लिख लेना है 3.5 सेडिमेंटेशन बेसिन के लिए। ठीक है, अब आपको फार्मूला क्या पता है भाई, क्यू इक्वल टू ए बी आपको पता है ना, तो ए यहाँ से आपको ले लेना, क्यू अपान वेलोसिटी कर देना है, क्यू अपान वेलोसिटी कर देना, क्यू की वैल्यू 5.2 दे रखी है। ठीक है, अब आपको वेलोसिटी यहाँ से ले लेना है 0.3 इंटू 10⁻³ और ये मिनट में दे रखी है तो हमें इसको सेकंड में ले लेना है, या फिर सेकंड में दे रखी है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। बस सेकंड में दे रखी है इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि डिस्चार्ज अपना मीटर इसके ऊपर मिनट में दे रखा है, तो इसको भी थोड़ा उसी तरह से कर लेना है। और जब इनको आप डिवाइड कर कर लाएंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 288.89 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, द थ्री डे BOD ऑफ द म्यूनिसिपल सीवेज इज 75 milligram per liter and the rate constant 0.345 per day. Estimate the BOD remaining in the municipal sewage after 10 days. ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 3D BOD ऑफ द म्यूनिसिपल सीवेज 75 मिलीग्राम पर लीटर दे रखी है। वैसे तो आप 5 डे BOD की बात करते हैं ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आपके लिए दिया है, उसमें 3D BOD की बात करी, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको रेट ऑफ कांस्टेंट दे रखा है 0.435, बट आप क्या करेंगे, BOD 5 का फार्मूला लगाते हैं, आपको BOD 3 का फार्मूला लगाना है और आपको L1 - e⁻ KT करना है। ओके, ये जो BOD 3 का फार्मूला भी लिखा है ये आप देख सकते हैं, और इसमें हम 75 ये पुट करेंगे और हम KT की वैल्यू आप लगाएंगे ना, K की वैल्यू होगी वो 0.345 और T जो टाइम आएगा वहाँ पे हम 5 डे लिया करते हैं, यहाँ पे हमें 3 डेज लेना है। तो 3 डेज इसके अकॉर्डिंग हमको L की वैल्यू कैलकुलेट कर, L इज़ द अल्टीमेट, L क्या होता है, अल्टीमेट वेलोसिटी होता है ना। इस वन अपनी वैल्यू निकली 116.32। जब अपनी अल्टीमेट वेलोसिटी निकल के आ गई तो हम 10 दिन की वेलोसिटी हम BOD कैलकुलेट कर सकते हैं ना। 10 दिन की BOD के लिए आपको BOD 10 इक्वल टू L की वैल्यू जो हमने अभी 116.32 ली है, और 1 - e⁻ और K की वैल्यू वही, अब यहाँ पर टाइम चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिख देंगे और वैल्यू निकल के आएगी आपकी 116, और 112 निकल के आएगी यहाँ पे 10 दिन के लिए, और 116 में से 112 घटा देंगे तो 3.69 यहाँ पे रिमेनिंग वेलोसिटी पूछा है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बहुत से, जैसे गेट में ES में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है ना, कि हम तो 5 डेज की BOD की बात करते हैं हमेशा, हम 5 डे की BOD की हमेशा बात करते हैं, लेकिन वहाँ से हमारा उसी तरह का बस ये भी क्राइटेरिया है। इसमें जो भी हमें डेटा दिया हुआ बस केवल उसी को पुट करना, ज़्यादा हमें जो रटी हुई चीज़ें हैं उनको ध्यान में नहीं लाना है। ओके, हमें अपने केवल प्रोसेस को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाई COD अपान BOD इन द बेस्ट वाटर रिप्रेजेंट्स। अगर COD अपान BOD का रेशियो ज़्यादा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर COD अपान BOD का रेशियो हायर है तो इसका मतलब कि इट रूल्स रिप्रेजेंट द बेस्ट वाटर कंटेंस द लेस अमाउंट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स। तो
तो ऑर्गन्स जो होंगे ना, जो ऑर्गन मैटर होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल जो बायोडिग्रेड करते हैं वो बहुत ही कम होते हैं ना, लो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डीसेलिनेशन प्रोसेस। तो इसमें कौन सी प्रोसेस जो है डीसेलिनेशन प्रोसेस, एडिशन ऑफ द CuSO4, इलेक्ट्रोलिसिस, या डीमिनरलाइजेशन, या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये ऐसी प्रोसेस है जिसे हम डीसेलिनेशन बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस है, या फिर एडिशन ऑफ द CuSO4 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, एडिशन ऑफ द CuSO4 को हम डीसेलिनेशन की प्रोसेस में नहीं लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है, कम्प्लीटली, आप देखिए, अ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड वाटर कंटेंस नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड जो बेस्ड वाटर होता है, कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो उसमें नाइट्रोजन किस फॉर्म मिलेगा, नाइट्राइट नाइट्रोजन मिलेगा, अमोनियम नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रेट नाइट्रोजन, या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये मिलेगा नाइट्रेट, NO3, NO3 की फॉर्म में मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइजन-विलियम फार्मूला टू कैलकुलेट द फ्लो वेलोसिटी इन द पाइप्स इज। हाइजन-विलियम फार्मूला जो होता है फ्लो वेलोसिटी पाइप में कैलकुलेट करता है, तो उसका फार्मूला भाई कौन सा है। तो आई होप आपको फार्मूला याद होगा, आप पढ़े हुए होंगे। तो B इक्वल टू द 0.85 CHR की पावर 0.63 H टू द पावर 0.54। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द मेटल आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंफेक्शन प्रोसेस इज। जो मेटल आयन होते हैं किस डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सा मेटल है भाई, कौन से मेटल्स के आयन होते हैं जो डिसइंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिल्वर होता है, मरकरी होता है, लेड होता है, क्रोमियम होता है। तो डिसइंफेक्शन के लिए जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में सिल्वर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कोagulation प्रोसेस द वाटर टू बी ट्रीटेड इज। इतना वाटर ट्रीटेड किया गया है 28,800 10 × 10⁻³ लीटर पर डे। डेंसिटी आपको दे रखी है 1 GM/cc। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हम बात करिए 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। द मिक्सिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द वेलोसिटी ग्रेडियंट द 900 सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और टू blend the 35 milligram per liter of the alum with the detention time of the 2 minutes। the power input required फॉर द रैपिड मिक्सिंग। जब देखिए रैपिड मिक्सिंग की बात आती है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इसके लिए फार्मूला होता है G = P μ/B। ओके, ये होता है रूट में। अगर हम इसमें पावर की बात करें, पावर का फार्मूला होता है ना कि G² μ/B। ओके, तो जी की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे 900 दे रखी है। पावर तो हमें कैलकुलेट ही करनी है। म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है ना 10⁻⁻⁶। और वैल्यू, और ये जो बाइलूम दे रखा है ना, ये जो बाइलूम हमें दे रखा है, यहाँ पे ये डिस्चार्ज दे रखा है। डिस्चार्ज में बाइलूम कैलकुलेट करना होगा। तो बाइलूम डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, B/T होता है ना। तो बाइलूम कैलकुलेट करने के लिए डिस्चार्ज में T से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो यहाँ पे 28,800 दे रखा है, और उसमें जो अपना समय हमने बात करी है, समय कितना था यहाँ पर, समय था अपना 2 मिनट। तो 2 मिनट की उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में चेंज कर देंगे यहाँ से, और जो पी की वैल्यू निकल गया वो होगी 27.99। तो ये जो फार्मूला है G = P μ/B, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। इसी टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें इस क्वेश्चन इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह समझाया है, और आप वीडियो जा कर के देख सकते हैं। ये पूरी वीडियो जो है इसी फार्मूले के लिए डेडिकेटेड है। वैसे आपको ये फार्मूला याद करना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का फार्मूला और फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं रिपीटेटिव नेचर में। तो नियरेस्ट आंसर यहाँ पर जो अपना वैल्यू आ रही है वो 28 किलोवाट आ रही है। नियरेस्ट आंसर हम यहाँ पे देखेंगे जो 32 वाला है ना, तो ये नियरेस्ट है, इसको क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the waste water is discharged into the river
इफ़ द मिक्स इज विद द रिवर वाटर कम्प्लीटली, अगर रिवर वाटर में कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है तो क्या हो जाएगा भाई, फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल। और फॉलोइंग डाटा हमें उसने दे रखे हैं, उसने कहा है कि हमने कोई क्या किया भाई, एक रिवर थी, रिवर में लाइव बेस्ड वाटर को इधर से हमने उसको इसमें डाल दिया और वो उसमें कम्प्लीटली मिक्स हो गया। अब क्या कह रहा है, डी ओ दे रखा है भाई, डी ओ एंड द डिस्चार्ज ऑफ द बेस्ट वाटर, डी ओ दे रखा है इसने 3 और डिस्चार्ज दे रखा 1.5, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कराओ। दूसरे की बात करें, रिवर वाटर की बात करिए तो 7.5 और 6.5, इसकी भी मल्टीप्लाई कराओ भाई 6.5 और इनको दोनों को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बचा है, जो डिस्चार्ज है आपका 1.5 और प्लस 6.5, आप इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ से आपका 8 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके लिखो भाई, इनको इससे डिवाइड कर दो, 6.66 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसके लिए फिर डी ओ मिक्स की इसने बात करी ना, डी ओ मिक्स इसको कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, क्यू इंटू डी प्लस क्यू इंटू डी अपॉन क्यू वन प्लस क्यू टू। भाई रिवर के लिए ले लो और जो अपना वेस्ट वाटर उसके लिए ले लो, अपॉन डिस्चार्ज जो दोनों का है उसको जोड़ के डिवाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 है, विच अमोंग द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट मेथड हैज द प्रॉब्लम ऑफ द पॉन्डिंग फ्लाई एंड द ऑर्डर नॉइजेंस। तो किस वाले सीवेज ट्रीटमेंट मेथड में ये दिक्कत होती है, पॉन्डिंग होता है, फ्लाई की बात आती है, ऑर्डर नॉइजेंस की बात होती है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर की अगर बात करेंगे तो इसमें भी ये सिचुएशंस होती हैं, तो ट्रिकलिंग फिल्टर को ही क्लिक करना है। अमंग ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट्स विच वन ऑफ द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, इसमें कौन सा जो एयर पॉल्यूटेंट है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, इसमें ओजोन का नाम आपने सुना, ओजोन इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ओके, मैथमोग्लोबोमीनिया, मैथमोग्लोबिनीमिया, ओके सॉरी कुछ इस तरह से, मैथमोग्लोबिनीमिया, ये नाम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बार इसको पूछा जाता है। मैथमोग्लोबिनीमिया डिजीज इज काज्ड बाय, अगर वाटर में क्या ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से ये मैथमोग्लोबिनीमिया नाम की बीमारी नाइट्रेट्स की वजह से होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। आंसर डी इज करेक्ट, इसको हम ब्लू बेबी डिजीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट विल बी द H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन हैविंग द पीएच वैल्यू 5.1। अगर किसी सोल्यूशन की पीएच वैल्यू 5.1 दे रखी है तो उसमें क्या होगा कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो पीएच वैल्यू की वैल्यू हम क्या जानते हैं भाई, पीएच इक्वल टू होता है लॉग माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो 10 टू द पावर ये सब लगा दो, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, माइनस का लॉग 10 H प्लस, तो देखिए H प्लस आयन हम यहाँ से निकालेंगे, H प्लस कंसनट्रेशन, तो इसके लिए 10 टू द पावर 5.1 कर देंगे माइनस में। तो कुछ ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो देखिए भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.94, ओके। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आप इसको कमेंट बॉक्स में डालिए किस तरह से आपने इसका आंसर क्लिक किया है। 7.94 आंसर सी इज द करेक्ट। The detention time provided in the primary sedimentation tank for the treatment of the municipal wastewater. Detention time provided in the primary sedimentation tank for the treatment of the municipal water की अगर बात करते हैं तो उसके लिए डिटेंशन टाइम कितना होता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर के लिए, सेडिमेंटेशन टैंक में 1 से 2 घंटे, ओके, 1 to 2 आवर। तो 1 से 2 घंटे की बात करेंगे ना तो कितना ऑप्शन क्लिक होगा, ऑप्शन ए इज द 45 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्डनेस काजिंग एलिमेंट्स कैन बी रिमूव्ड बाय द बॉइलिंग। तो अगर हम बॉइलिंग मेथड हार्डनेस का अप्लाई करते हैं तो कौन सा इसमें जो है एलिमेंट भाई रिमूव हो जाएगा। तो CaHCO3 की अगर बात करते हैं ना, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं जो बहुत ही आसानी से बॉइलिंग के थ्रू रिमूव हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करेंगे तो ये इतनी जल्दी से रिमूव नहीं होते, ना ही ये सल्फेट वाले, ये जो साल्ट होते हैं ये टेम्परेरी हार्डनेस भी परमानेंट हार्डनेस जिनकी वजह से होती है ना, तो ये भी बड़ी जल्दी से रिमूव नहीं होते हैं। बेसिकली जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है अगर हम बॉइलिंग करते हैं बड़ी जल्दी से ये रिमूव हो जाते हैं, उसमें भी केवल कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स। द रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड ऑफ द डिटेंशन पीरियड इज सेटलिंग टैंक इज कॉल्ड।
ओके देखिए, रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू द पीरियड ऑफ डिटेंशन पीरियड in the settling tank is called displacement efficiency, loading efficiency, theoretical efficiency, settling efficiency। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा डिस्प्लेसमेंट efficiency। तो अगर हमने फ्लो थ्रू पीरियड ऑफ द डिटेंशन पीरियड की बात करी सेटलिंग टैंक से होके, तो यहाँ पर ये जो आएगा डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी को आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, डिटेंशन फ्लो थ्रू पीरियड, वो पीरियड जिसमें फ्लो हो रहा है अपॉन द डिटेंशन पीरियड, इसको देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी मिलेगा। फ्लोराइड्स इज कंटेंट बेस्ड वाटर इज इफेक्टेड रिमूव्ड बाय। ओके, जो फ्लोराइड्स होते हैं अगर वाटर में मिल जाते हैं तो ये इफेक्टिवली रिमूव्ड होते हैं किसके द्वारा? एक्टिवेटेड सिलिका, ग्रेनुलर एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड एलुमिना या पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन। तो एक्टिवेटेड, ये जो एक्टिवेटेड एलुमिना होती है ना, एलुमिना ही एक ऐसी चीज़ है जो फ्लोराइड्स को रिमूव कर सकती है, एक्टिवेटेड एलुमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी CaOCl2, जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एडिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड टू द वाटर डज नॉट रिमूव ऑर्गेनिक मैटर अमोनिया, ऑर्गेनिक कंटेंट इन द वाटर या द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन कंटेंट इन द वाटर। नेक्स्ट आपको मिलेगा म्यूनिसिपल सीवेज ऑफ द 5 ml इज एडेड टू द 300 ml ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर। द इनिशियल ड्यू ऑफ द सैंपल was the 8 milligram per liter. After the 5 days the incubation, the due of the sample was the 3 milligram per liter. The due of the sample is, due of the sample हम BOD ऑफ द सैंपल हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आपको BS प्लस BW देखना पड़ेगा भाई, BS सीवेज प्लस BW। और सैंपल की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, ठीक है, तो आपको DF यहाँ पे निकालना पड़ेगा, BS प्लस BW अपन BS। तो बी एस प्लस BW दोनों दो दे रखा है 300 अपन BS की बात करें 5, तो इधर से निकलेगा अपना डाइल्यूशन फैक्टर, वो आपका निकलेगा 60। तो DO इनिशियल माइनस DO फाइनल इंटू द DF निकलेगा यहाँ से आपका, DO इनिशियल आपका है 8 और DO फाइनल आपका 3 और डाइल्यूशन फैक्टर आपका निकला है 60। तो 5 और इंटू 60 300, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% हार्डनेस रिमूवल इन द वाटर कैन बी अचीव्ड बाई। तो हम क्या देखेंगे भाई, 100% हार्डनेस जो होती है वाटर की कतई रिमूव्ड हो जाए, तो इस किसके द्वारा होता है? बेस एक्सचेंज, जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है, सोडा लाइम प्रोसेस होता है, एडिशन ऑफ द एक्सेस एलुमिना एंड द लाइम, या फिर एडिशन ऑफ द एक्सेस लाइम। तो ये प्रोसेस होती है बेस एक्सचेंज, या जिसे बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड ऐसा है जिसके द्वारा हम 100% हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो जियोलाइट, हम इसको जियोलाइट भी बोलते हैं। जियोलाइट हम बेस एक्सचेंज प्रोसेस ब्रिंग द जीरो हार्डनेस, ब्रिंग द हार्डनेस टू द जीरो, जो हार्डनेस को जीरो तक ले आता है, वो जियोलाइट या फिर बेस एक्सचेंज प्रोसेस होती है। नेक्स्ट, द एरिसन टाइम इन द एरिसन टाइम इन द एरिसन टैंक ऑफ एक्टिवेटेड सेल्स प्रोसेस इज। अगर हम एरिएशन टाइम की बात करते हैं, एरिसन टैंक में अगर हम एक्टिवेटेड सेल्स की बात करते हैं, एक्टिवेटेड सेल्स प्रोसेस में एरिसन टैंक में एरिसन टाइम कितना होता है? वो 6 घंटे से लेकर 10 घंटे तक, या फिर आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक, या फिर 15 से 20 या 2 से 4। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट रहेगा सी डी, 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक, 4 घंटे से लेकर 8 घंटे तक। वैसे स्टैंडर्ड तो भाई 8 घंटे से 4 घंटे, लेकिन ऑप्शन हम 2 से 4 वाला ही क्लिक करेंगे। ओके, फॉर द रोड्स एंड द परमेबिलिटी क्राइटेरिया, अगर हम रोड्स द परमेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सब सरफेस ड्रेनेज शैल बी। आप देख सकते हैं, आप अपने अगर कभी इस टाइप का कुछ पढ़ा होगा तो आप वहाँ पर देख करके आप कुछ सोच रहे होंगे दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर रोड के लिए हम बात करें, परमेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सब सरफेस ड्रेनेज शैल बी द D15 ऑफ द फिल्टर अपॉन द D10 ऑफ द फाउंडेशन, ग्रेटर देन 5, लेस देन 5। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना कि D15 फिल्टर अपॉन D15 सॉइल, D15 है और D15 सॉइल है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन है, लेस देन है 5, इज ग्रेटर देन 5, रेशियो ऑफ द D15 फिल्टर अपॉन द D15 सॉइल ग्रेटर देन द 5।
पाइपिंग रेशियो की अगर हम बात करते हैं D15 फिल्टर अपॉन द D85 सॉइल इज लेस देन 5। पाइपिंग में आपने कुछ इस टाइप का पढ़ा होगा, लेकिन ये परमेबिलिटी रेशियो भी यहाँ पर पूछा गया है सब सरफेस ड्रेनेज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सील कोट फॉर द रोड आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू हैव। सील कोट अगर हम रोड की बात करते हैं तो प्रोवाइड किया जाता है किसके लिए? कैम्बर के लिए, रिक्वायर्ड ग्रेड के लिए, या इवन सरफेस के लिए, या इम्परवियस लेयर के। तो इम्परवियस लेयर के लिए ही ये प्रोवाइड कराया जाता है सील कोट। मेन पर्पज ऑफ द सील कोट टू सील द voids to avoid the percolation of water into the bottom layer. The gravel road section shown in the figure below is called। gravel road अगर सेक्शन की बात करते हैं तो ये फिगर में आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, मैकडम टाइप का है, ट्रेंच टाइप का है, रिजिड टाइप का है, या फेदर टाइप का है। तो ये है आपका भाई ट्रेंच टाइप का रोड है ये। लेंथ ऑफ व्हीकल अफेक्ट्स, तो व्हीकल की लेंथ जो होती है वो किसको अफेक्ट करेगी? क्लियरेंस अंडर द ब्रिज, या फिर लेंथ ऑफ रोड, या फिर विड्थ ऑफ द रोड, या मिनिमम टर्निंग रेडियस। तो ये मिनिमम टर्निंग रेडियस को भाई, अगर भाई आपका ये जो है व्हीकल की लेंथ ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हमें टर्न करने में दिक्कत होगी ना, टर्निंग रेडियस को अफेक्ट करता है। लेंथ ऑफ व्हीकल विल अफेक्ट द टर्निंग रेडियस ऑफ द व्हीकल ऑफ ट्रेकिंग, या फिर एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग इन द रोड, ब्लीडिंग इन अ रोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। जो रोड की ब्लीडिंग होती है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? हार्ड रोलिंग के थ्रू, या स्टोन डस्ट के थ्रू, हीटेड स्टोन चिप्स के थ्रू, या मेटल के थ्रू। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ब्लीडिंग या फैटी सरफेस अफेक्टेड एरिया कैन बी टेकन केस बाय द स्मॉल साइज क्लीन ग्रेनुलर एंड द स्मॉल एग्रीगेट कैन बी अप्लाइड ओवर द सरफेस। इसको हम बोलते हैं सैंड बोल्टिंग या बाइंडिंग। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो आपका इस हीटेड स्टोन चिप्स के थ्रू ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल रूट इन द रूट्स, रट्स की बात करते हैं, रूट नहीं ये रट्स है, लॉन्गिट्यूडनल रट्स इन द रूट आर फार्म्ड ड्यू टू। लॉन्गिट्यूडनल रट्स अगर फॉर्म हो जाते हैं तो हैवी रेनफॉल, पेनोमेटिक ट्रैफिक, या फिर ये हैवी एक्सल लोड। तो यहाँ पर ऑप्शन सी या डी दोनों हो सकता है। एक्शन ऑफ द आयरन व्हील्ड पेनोमेट्रिक पेनोमेटिक ट्रैफिक, या फिर हैवी एक्सल लोड्स के थ्रू ये रट्स प्रोवाइड। रीजन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रट्स, तो रट्स का आप ये डायग्राम देख सकते हैं, व्हाट इज द रट्स। ओके, हायर proportion of the heavy axle loads channelize traffic in the large extent heavy bullock हैवी ब्लॉक कार्ट ट्रैफिक। ब्लॉक कार्ट हैवी मतलब बहुत बड़ी जो ब्लॉक कार्ट्स होती हैं बैलगाड़ियाँ, उनके थ्रू रट्स पड़ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल। इन द बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन पेनोमेटिक रोलर इज यूज टू कम्पैक्ट। बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन में पेनोमेटिक रोलर होते हैं, वो क्या कम्पैक्ट करते हैं? बिटुमिनस मैग्टम सरफेस ड्रेसिंग, या फिर प्रीमिक्स कारपेट, या फिर बिटुमिनस कंक्रीट। तो ये बिटुमिनस कंक्रीट को पेनोमेटिक रोलर्स कॉम्पैक्ट करते हैं। पेनोमेटिक रोलर्स आप देख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ टायर्स will be placed parallel to each other and close to each other for the getting the uniform compaction of by rolling। एप्लीकेशन की अगर बात करेंगे, इंटरमीडिएट रोलिंग ऑफ द बिटुमिनस कंक्रीट एंड द नॉन प्लास्टिक सिट्स एंड द सिल्टी सॉइल्स। नॉन प्लास्टिक सिट्स नहीं बल्कि यार यहाँ पर होगा सिल्ट्स, कुछ गलत हुआ है। नॉन प्लास्टिक सिल्ट्स एंड द सिल्टी सॉइल्स। सरचार्ज वेट्स इन द CBR टेस्टेड यूज। सरचार्ज वेट्स की अगर बात करेंगे CBR टेस्ट में, वो यूज टू किसके लिए यूज होता है भाई? सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ ओवरलिंक पेमेंट, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सैंपल, मेक द पिस्टन टू पेनिट्रेट द सोइल वर्टिकल एंड सिमुलेट द नेचुरल मॉइस्चर कंडीशंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है भाई, सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ द ओवरलिंक पेमेंट। ओवरलिंक पेमेंट के लिए हम सरचार्ज वेट जो CBR टेस्ट करते हैं, ठीक है, वो इसी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर द व्हीकल ड्यूरिंग। लैग डिस्टेंस भाई क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग ड्यूरिंग द परसेप्शन टाइम, ड्यूरिंग द इमोशन टाइम, ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम, ड्यूरिंग द पॉल्यूशन। ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम कॉल्ड द लैग डिस्टेंस।
तो जब आप SSD निकालते हैं ना, SSD स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो वहाँ पे आप b इंटू टी लेते हैं प्लस स्क्वायर अपन 2g लेते बी स्क्वायर अपन 2gf लेते हैं ना, बी स्क्वायर अपन 2gf, तो जो शुरू वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं लैग डिस्टेंस, जो लास्ट वाला होता है हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस होती है टोटल रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस कवर की गई होती है। फॉर द हाईवे सर्वे हम कर रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट क्लिनोमीटर इज यूज टू डिटेल्ड सर्वे के लिए, सॉइल के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए या रेजोनेंस सर्वे के लिए, तो ये होता है रिकॉनेसेंस सर्वे के लिए क्लिनोमीटर यूज करते हैं, टेंजेंट क्लिनोमीटर। तो देखिए आप यहाँ पे रेजोनेंस सर्वे बी यूज द चैन एंड द टेप, कंपास, बैरोमीटर, एबनी लेवल, टेंजेंट क्लिनोमीटर। ओके, आप ये देख सकते हैं 4-5 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स, चैन टेप हो सकता है, बैरोमीटर हो सकता है, कंपास हो सकता है, एबनी लेवल, टेंजेंट क्लिनोमीटर। एज पर द IRC द मैक्सिमम एक्सल लोड सेल नॉट एक्सीड, IRC के थ्रू मैक्सिमम एक्सल लोड एक्सीड नहीं हो जाए किससे भाई, 8160 से। ओके, 8160 से, इससे ज़्यादा एक्सल लोड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, effective system of the subsurface drainage depends on effective system of the subsurface। सबसरफेस सिस्टम का ड्रेनेज का इफेक्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, रोड एलिवेशन ओनली, द सॉइल प्रोफाइल एंड द पोजीशन ऑफ वाटर टेबल, सॉइल प्रोफाइल ओनली। तो यहाँ पर आपको मिलेगा सॉइल प्रोफाइल एंड द पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल। इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द सबसरफेस ड्रेनेज डिपेंड्स अपॉन। ओके, अगर हम सबसरफेस अगर हम सब सरफेस ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसके लिए हमें सॉइल प्रोफाइल और पोजीशन ऑफ द वाटर टेबल दोनों ही देखना होगा। आप देखिए बैंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज एडोप्टेड टू डिजाइन, बैंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड जो होता है ये अडोप्ट किया जाता है किसके लिए, रिजिड पेमेंट के लिए, फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, रिजिड ओवरले ऑन द रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन रिजिड पेमेंट्स। तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई फ्लेक्सिबल ओवरले ऑन द फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। Benkelman beam deflection method is adopted for the flexible overlay over the flexible pavement based on the corrected deflection measured using test thickness of the overlay will be estimated. Next, assuming an acceleration of the 0.53 meter per second square, the shape OSD for the highway with the design speed of the 100 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं भाई एक्सेलरेशन कुछ ये दे रखा है और सेफ OSD पूछी है, डिजाइन स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो देखिए यहाँ से हमें OSD कैलकुलेट करने का पूरा तरीका पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक्सेलरेशन 0.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थे। अब हमने यहाँ पे L मान लिया, लेंथ ऑफ व्हीकल मान लिया भाई कि 6.1 मीटर है लेंथ ऑफ व्हीकल और डिजाइन स्पीड 100 है। ओके, BC हमने डिजाइन स्पीड जिसको हम BA बोला हमने इसी को BC भी मान लिया। डेट रिएक्शन टाइम 2 सेकंड हमने मान लिया और यहाँ से हम BA निकाल लेंगे। जब हम इसको 100 को 3.6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 27.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यही वैल्यू BC की भी हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई हमें BB कैलकुलेट करनी है। जो हमने BA निकाल लिया उसमें से हम अगर 4.5 घटा देंगे तो हमें BB मिल जाएगा। और हमने BA निकाल लिया 27.8, तो उसे हम 4.5 घटा देना तो यहाँ पे 23.3 ये मिल जाएगा BB की वैल्यू। और स्पेसिंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, स्पेसिंग निकालेंगे 0.7 बी प्लस लेंथ ऑफ द व्हीकल 0. जो हमने BB की वैल्यू निकाली उसमें हमने 0.7 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो है उसमें लेंथ ऑफ व्हीकल जोड़ देना है। अब हम देखेंगे 22.41 ये आ गया अपना स्पेसिंग। और ओवरटेकिंग टाइम की अगर बात करेंगे, ओवरटेकिंग टाइम T इक्वल टू होता 4S/A। तो S जो हमने अभी ये स्पेसिंग निकाली है दैट इज द S, तो 4 ये हो जाएगा और 22.41 ये हो जाएगा अपन A की 0.53 बात करेंगे और ये हम टाइम यहाँ से निकाल लेंगे वो आ जाएगा 13 सेकंड ओवरटेकिंग टाइम। और OSD अब हम यहाँ से बहुत आसानी से लिख पाएंगे, OSD निकलेगा D1 + D2 + D3। तो BB + T स्मॉल t की बात करेंगे, ठीक है, तो BB मतलब जो अपना निकला था 23.3
और इसमें स्मॉल टी 2 सेकंड आ जाएगा रिएक्शन टाइम प्लस बी वी प्लस टी, ठीक है, बी वी इंटू टी, तो 23.3 और इनटू द कैपिटल ओवरटेकिंग टाइम वो है अपना 13 सेकंड, ये लेना है प्लस हमें लेना 2 टाइम्स इंटू द स्पेसिंग 22.41। ओके, और तीसरा क्या हमें लेना है, बी सी लेना है, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बी सी जो हमने निकाली थी वैल्यू ना 27 निकाली थी, तो 27.8 इंटू द कैपिटल टी 13.30 सेकेंड आ जाएगा, 13 सेकेंड। तो कुल मिला के आप यहाँ से ओ एस डी देखेंगे ना 755.72 मीटर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। तो 755 को हम 750 के लिए कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ द 80 kmph on the highway having the downward gradient of the 2%, the stopping side distance is, the reaction time is the 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड लिया है, एंड द एफ इज द 0.35, एफ की वैल्यू 0.35 ली है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं मेरे दोस्त कि जो बी की वैल्यू 80 दे रखी है, हमें 80 को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। 80 को हम 3.6 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी 22.22। ओके, अब हम आगे और देखें, एन की वैल्यू जो ग्रेडियंट दे रखा है भाई वो देखा 2%, 2% को हमें 0.02 करना है, और ये ग्रेडियंट भाई किस तरफ दे रखा है, ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट दे रखा है, तो यहाँ पे हम माइनस लेना 0.02। और आप देखिए थोड़ी बात और ध्यान देने वाली है, तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या लगाएंगे, इस एस एस टी का फार्मूला लगाएंगे बी इंटू टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g। एफ की जो हम बात करते थे ना, तो हमें एफ प्लस माइनस एन लेना है, एन अपना डाउनवर्ड है तो हमें माइनस लेना है, अगर अपवर्ड है तो प्लस लेना है। तो चलिए हम लगा देते हैं अपना फार्मूला। तो बी की वैल्यू हमने 22.22 ली थी, और रिएक्शन टाइम 2.5 2.5 सेकंड दे रखा है, और प्लस 2.22 बी स्क्वायर पान 2gf होता है, 2 ये लेना है, जी की वैल्यू 9.81 लेनी है, और बचा है अपना एफ। तो एफ के साथ में एफ की वैल्यू 0.35 है, फ्रिक्शन ओके, माइनस में 0.02 लेना है क्योंकि ये डाउनवर्ड ग्रेडियंट है। और सब वैल्यू पुट करने के बाद इस तरह से आप सारी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे 131.81, इसको बोलेंगे 132। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, लिमिटिंग ग्रेडियंट फॉर द रोड इन द प्लेन टेरेन शैल बी, लिमिटिंग ग्रेडियंट फॉर द रोड इन द प्लेन टेरेन शैल बी कितना होना चाहिए भाई इसके लिए लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो रूलिंग के लिए आप जानते हैं 1/30, लिमिटिंग के लिए 1/20, लिमिटिंग ग्रेडियंट हो के लिमिटिंग ग्रेडियंट हो गया भाई 1/20 होना चाहिए इसका ऑप्शन। एक्सपोनेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो 1/50 होगा, और 1/30 भी दे रखा है इन्होंने क्योंकि आप रूलिंग ग्रेडियंट के हिसाब से इसको क्लिक कर सकें, बट रूलिंग नहीं, आपको लिमिटिंग ग्रेडियंट 1/20 क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर आई आर सी ओ एस डी 300 मीटर इज द सेफ इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज। तो ओ एस डी ने दे रखा है भाई 300 मीटर, तो इसके लिए भाई स्पीड क्या होगी व्हीकल की, भाई डिजाइन स्पीड व्हीकल की क्या होगी, 16 के एम पी एच होगी, 45 होगी, 90 होगी, 30 होगी। तो आप यहाँ पर देखें भाई 300 से 340 के बीच में हम 60-50 की बात करें, 300 तो यहाँ पे 60 होगा। और अगर यहाँ से ये 310 की बात कर देता तो आप 60 और 65 के बीच में इनको आप क्लिक करते, और क्लिक करने के लिए आप यहाँ पर वो जो होता है यहाँ पर वो दूसरा फार्मूला लगा करके जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है यार, दोनों वैल्यूज को सुपर इम्पोज करते, सुपर इम्पोज करने के बाद हम वहाँ पर अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते। लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही दे दिया है कि 300 अगर ओ एस डी है, सेफ है, और इस सिचुएशन में व्हीकल की स्पीड क्या होगी, वो होगी 16 के एम पी एच, 60 ओके 60। ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्बर इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द रोड सर्विस इन ऑर्डर टू, कैम्बर रोड पे प्रोवाइड क्यों किया जाता है भाई, ड्रेन आउट द रेन वाटर। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ड्रेन आउट द रेन वाटर, काउंटर द काउंटर बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल, गलत, काउंट इसको सेंट्रीफ्यूगल काउंटरैक्ट करने के लिए तो भाई हम सुपर एलिवेशन देते हैं ना, कैम्बर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ व्हीकल अफेक्ट्स द डिजाइन ऑफ, व्हीकल का वेट किसके डिजाइन को अफेक्ट करता है, परमिसिबल स्पीड को, कैम्बर एंड ग्रेडियंट, क्रॉस वर्क को, पेवमेंट थिकनेस एंड ग्रेडियंट को। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर व्हीकल का वेट ज़्यादा है तो उसे पहले बताना चाहिए ना कितना मोटा पेवमेंट डालेंगे, भाई पेवमेंट थिकनेस को, ग्रेडियंट को अफेक्ट करता है भाई वेट ऑफ व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन क्रैकिंग जनरली
अकर्स इन रिफ्लेक्शन क्रैकिंग जनरली अकर्स इन रिजिड पेमेंट होता है भाई। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग की अगर बात करें, रिजिड पेमेंट फ्लेक्सिबल बिटुमिनस ओवरले और द कंक्रीट पेमेंट सीमेंट कंक्रीट पेमेंट डब्ल्यू बीम रोड्स। तो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग जो होता है मेरे दोस्त, ये होता है बिटुमिनस ओवरले ओवर द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, बिटुमिनस ओवरले सीमेंट सीसी बेस स्लैब। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, कुछ यहाँ से ये मिलेगा तो उसी तरह को आपको वहाँ पे भी मिलेगा। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते रिफ्लेक्ट हो गया भाई। सिंपैथेटिक cracks over joints and the cracks in the pavement underneath. These are due to the joints cracks in the pavement layer underneath occurs generally for the bituminous overlay over the CC rigid CC base slab. Okay. Next question. Rate of use of the particular building material for the stores in the 30 unit per year. The cost of each unit is the 120. Cost of carrying inventory is the 18% per year. It depends upon the average stock cost of the placing and the receiving an order is Rs 50 rupees. The annual inventory carrying cost per unit will be. Okay. आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त, डी 30 दे रखा है और सी की वैल्यू 1200 दे रखी है और सी ये दे रखा है भाई लास्ट में 50-50। ओके, आपको यहाँ से C1 निकाल इन्वेंट्री के लिए निकाल लेना है। C इंटू द 18% कितना दे रखा है, इन्वेंट्री कॉस्ट है 120, इसके लिए मैं 18% लेना है तो 21 रुपये इसके लिए हो गया। तो बस वही हो गया अपना काम। एनुअल इन्वेंट्री की बात करिए तो ये जो एनुअल इन्वेंट्री की बात करी ना, तो 120 का 18% हम निकाल लेंगे तो भाई अपना हो जाएगा। आंसर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, सर्टेन नेटवर्क पाथ शोन इन द फिगर एक्सपेक्टेड टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन विल रेस्पेक्टिवली। तो इसके लिए भाई हमें स्टैंडर्ड टाइम और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द नेटवर्क सम ऑफ ईच एक्टिविटी एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो हमें हर एक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 + 4 × 5 + 10/6। नेक्स्ट के लिए 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये जो ये वाली है इसके लिए 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इस वाली की बात करेंगे, 3 + 4 × 6 + 9/6 इस तरह से। और इसकी बात आएगी तो 4 + 4 × 9 + 11/6 कुछ इस तरह से। तो इस एक की वैल्यू, तो ये वाली जो एक्टिविटी है, तो ये वाली जो चीज़ है ठीक है, इसके लिए आ जाएगा 5.5 और इसकी 0 और इसकी आ जाएगी 6 और इसकी आएगी 8.5। तो सभी को जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 20। तो 20 इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम। 20 वाला कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन लो, दिक्कत होगी। अब हमको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होगा, सभी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, होता है TP-TO/6 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पहले तो हम 6-7 के लिए करेंगे तो 10-3/6 का स्क्वायर प्लस इसके लिए 0 और इसके लिए 9-3/6 का स्क्वायर और इसके लिए 11-4/6 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप जाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ही आपको पहले कैलकुलेट यहाँ पर करना था, तभी आपकी बात बन जाती। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा 3.722, तो ये तो आपका निकला क्या भाई, सिग्मा का स्क्वायर ना। तो आपको इसका अंडर रूट निकाल लेना है 3.722, तो 1.93 जो वैल्यू निकलेगी। तो आपको सबसे पहले एस्टिमेटेड टाइम एक्सपेक्टेड टाइम नहीं कैलकुलेट करना, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेट कर लेना आपको यहाँ से देख करके। तो 1.93 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द सेंट्रल लिमिट थ्योरम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग भाई क्या फॉल्स है इसमें, तो ऑप्शन सी इसका फॉल्स है। तो इसका क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इक्वल टू द सम ऑफ द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के टाइम के ड्यूरेशन के इक्वल टू द स्टैंडर्ड डिवीजन जो होता है वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के बराबर होता है। ये कतई इनका स्टेटमेंट गलत है भाई। फॉर द नॉर्मल कर्व कर्टोसिस इज, नॉर्मल कर्व के लिए जो कर्टोसिस होता है
वो क्या होता है भाई, नॉर्मल कर्व के लिए कर्टोसिस जो होता है भाई डी इक्वल टू 3 होता है। कर्टोसिस कर्टोसिस इज 3 फॉर द नॉर्मल कर्व, इस चीज़ ध्यान रखने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग द 30 इन द मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग 30 कार अराइव्स पर डे, एवरेज टाइम फॉर द स्टे इज द 36 minutes from the point of view of the operation research, probability the size exceed the 10 will be। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी की बात आ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई अराइवल रेट इसकी 30 कार्स पर डे है, 30 कार्स पर डे है और 36 मिनट के लिए यहाँ पे रुकती हैं, तो सर्विस रेट इसकी कितनी हो जाए भाई पर डे, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इसको हमें 36 कार आ रही हैं तो एक दिन में, तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर निकालना होगा। हम इक्वल टू द 24 × 60/36 कुछ इस तरह से, तो 40 कार सर्विस रेट के हिसाब से आएगा। सर्विस रेट जो है वो 40 कार पर डे के हिसाब से आ कितनी रही, 30 कार्स पर डे। यूटिलाइजेशन फैक्टर की अगर बात करेंगे तो टाउ अपन म्यू हमें करना होगा भाई। तो टाउ अपन म्यू की अगर हम बात करें तो 30/40 में यहाँ पे करना होगा 0.75। तो 0.75 में जो मिल रहा है, तो क्या करें प्रोबेबिलिटी मोर देन द 10 कार्स। तो कोई की अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्त, कोई की अगर हम बात करेंगे तो जो हमने रो निकाला है, ओके, जो हमने यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाला 0.75, इसमें हमें n+1 करना हो कितना, कितना भाई मोर देन 10 कार 10+1। तो 0.75 में अगर हम की पावर 11 कर देंगे भाई, 0.75 की पावर 11, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.042। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं कि पार्किंग आप देख सकते हैं भाई, बिल्डिंग में पार्किंग हो रही 30 कार और 36 मिनट आपकी कार रुक रही है। तो एक दिन में, तो भाई एक दिन में आपकी 36 कार रुक रही है, तो एक दिन में कितनी कार रुक सकती है भाई। तो आपको ये भी देखना होगा 36 मिनट अगर एक कार रुकती है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, 24 में कितने मिनट, तो इस तरह से कितने मिनट रुकती है 36, तो कितनी रुक सकती हैं 40। तो फैक्टर कितना हो जाएगा 30/40, 75, तो कितने मोर देन 10। तो भाई आप यहाँ से देख सकते हैं 0.042 ऑप्शन 0.042 क्लिक नहीं हो पा रहा है। ओके, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, बल्कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्क्वायर बार ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज द 100 सेंटीमीटर सब्जेक्ट टू एन एक्सियल लोड पी, द सेम बार इज then used as an cantilever beam subject to an end load P. The ratio of the strain energies stored in the water stored in the bar in the second case to that stored in the first case। ओके, तो सेकंड केस में और फर्स्ट केस में कितने गुना क्या होने वाला है। ओके, तो ये सिचुएशन देखने वाला है कि ये देखिए एक लोड लगा है 100 सेंटीमीटर की बार है। ऐसे क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फिर से। ओके, एक तरफ ये पॉइंट लोड लगा है, एक तरफ एक्सियल लोड लगा, तो एक केस में एक्सियल एक केस में पॉइंट लोड। ओके, तो फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पहली सिचुएशन इसमें ये पॉइंट एक्सियल लोड लगा हुआ है, तो एक्सियल लोड जब होता है तो उस सिचुएशन में एक्सियल बार में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फार्मूला था P²L/2AE, आपको पता होगा। लेकिन जब इस टाइप की जो कुछ बार आ जाती है ना, ये देखिए आप, इस टाइप की बार है, कैंटिलीवर बार ही है, लेकिन उसमें जब पॉइंट लोड लग रहा है तो इस सिचुएशन में एनर्जी स्टोर्ड, तो वही फार्मूला आपको लगना होगा। mx आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, तो p × x आ जाएगा, dx आपका चल ही रहा है पर 2EI हो जाएगा। ओके, तो p² तो LQ/6 EI हो जाएगा। तो कैंटिलीवर बार में और एक्सियल बार में आपको दोनों की यहाँ पर कंपैरिजन करनी। कैंटिलीवर के लिए p²LQ/6 EI और इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते आप देखेंगे AL²/3 EI। तो देखिए, तो एल की वैल्यू आपको 100 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, 100 से आप मल्टीप्लाई कराइए। और एरिया की बात 4 × 4, ठीक है। और आप देखिए ये आई की बात है जो ना, तो आई क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो बी डी का भाई 12 होता है, लेकिन इसमें बी और डी दोनों सेम है,
ठीक है, तो डी की पावर 4/12 हो जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस तरह से आप जब देखेंगे पूरा का पूरा क्राइटेरिया तो 25 तक इसका आंसर आएगा। ओके, और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 97 नंबर का क्वेश्चन जो है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन द strained element is shown in the figure, the maximum tensile stress in the element will be। तो इस एलिमेंट में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होगी, तो आप ये दे सकते हैं भाई, ये tan है इधर और ये भी इधर tan है, ये इसमें क्या है, शियर स्ट्रेसेस दे रखी हैं, तो उसमें हमें क्या टेंसाइल स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है, तो आप ये भी देखेंगे टाउ इज द 10 N/mm² अंडर द प्योर शेयर कंडीशन। प्योर शेयर कंडीशन की जब बात आती है ना, तो ये प्योर शेयर कंडीशन ही है कि इधर से आप देख सकते हैं ना, तो प्योर शेयर कंडीशन में टाउ मैक्स इक्वल टू द सिग्मा मैक्स, तो वही 10 वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन अपना ये है करेक्ट। और प्योर शेयर कंडीशन के अंडर में यही आता है, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कैफोल्डिंग हैज टू बी प्रोवाइड फॉर द बिल्डिंग ऑन द साइड ऑफ बिजी स्ट्रीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल। जब बिजी स्ट्रीट की बात आती है तो वहाँ पे इसके फोल्डिंग का कौन सा तरीका मोर सुटेबल रहेगा, मैसन इसके फोल्डिंग रहेगा, निडल या फिर गंट्री। तो इस सिचुएशन में भाई मैसन भी सही नहीं रहेगा और गंट्री भी निडल वाला सही रहेगा। निडल इसके फोल्डिंग, निडल इसके फोल्डिंग आप डायग्राम देख सकते हैं, ये किस सिचुएशन में सुटेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ILDERS, ओके ILD नहीं बट IDLERS, idlers are in the construction industry, idlers are excavating the equipments। इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम ऑप्शन देख सकते हैं, excavating equipments used to provide the supports for the build conveyor system used in the hoist, dumping equipments। तो IDLER का जो मेन काम होता है वो होता है providing the conveying system to provide support and avoiding the slackness of the belts and the chains। ओके, स्लैकनेस ऑफ द बेल्ट्स एंड द चेन्स को अवॉइड करना, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द बेल्ट कन्वेयर सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रैक्टर बेस, ट्रैक्टर का वेट जो बात इन्होंने करी है, ट्रैक्टर वेज द 12.5 टन्स एंड इज ऑपरेटिंग अलोंग ए 2% upgrade and the rolling resistance is the 45 kg per ton, the maximum rim pull in the first gear of tractor while towing a load is a 63 kg pull available for the towing the load। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर का वेट 12.5 टन है, ऑपरेटिंग हो रहा है अलॉन्ग द 2% अपग्रेड, रोलिंग रेजिस्टेंस का 45 kg पर टन है। ओके 45 kg पर टन, बल्कि टन कितना 12.5 टन। ओके तो पर 12.5 टन है, तो देख सकते हैं ना कि जब 1 टन के लिए 40 kg है तो 12.5 टन के लिए कितना हो जाएगा, तो 562 kg हो जाए। अज्यूम द 1% ग्रेड रेजिस्टेंस, तो ग्रेड रेजिस्टेंस में 1% अज्यूम कर लिए तो 8.9 kg पर टन हो जाएगा। मोस्टली स्टैंडर्ड जो होता है 9 to 10 होता है kg पर टन, बट कोई नहीं 8.9 है यहाँ पर अपना। अगर अपग्रेड रेजिस्टेंस की बात करें तो 2% है ना, 2% एंड 9.8 kg पर टन इंटू द 12.5, तो आपने यहाँ पर ये निकाल लिया है 12.5 टन के लिए, तो 12.5 टन के लिए ये जो वैल्यू निकल के, ये वैल्यू निकल के 222.5, ये वैल्यू निकल के 562.5। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका जो भी हो जाएगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 562 प्लस 222.5, 785 kg, 785 kg आ जाएगा आपका। बट पुल अवेलेबल, पुल हमें कितने पुल की ज़रूरत है भाई, 6300 ये अपना है, और इसमें से 785 को अगर हम रजिस्ट कर देंगे तो वैल्यू जो आपको मिलेगी भाई 5515। तो जो 5515 kg जो वैल्यू है, इट इज़ द अवेलेबल पुल। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ आया होगा। तो चलिए इसको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेते हैं। रोलिंग रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं भाई, कितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए भाई,
हम ट्रैक्टर को पहले गियर में, फर्स्ट गियर ऑफ द ट्रैक्टर वाइल टोइंग, पहले गियर में ट्रैक्टर को चलाते हैं, ठीक है, तो हम इतना लोड देते हैं 63 kg, इतना पुल देते हैं लोड के लिए, लोड को टोइंग करने के लिए 63 kg का पुल हम देते हैं। लेकिन हमें कितने पुल की ज़रूरत है, अवेलेबल पुल हमें कितना चाहिए, तो भाई हमें ये भी तो देखना होगा कितना रजिस्ट हो रहा है ना, ये भी तो, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई 12.5 टन है, तो 1 टन के लिए 45 रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, तो 12.5 के लिए आप देख सकते हैं 45 से मल्टीप्लाई कराइए, आप देखेंगे 562 रोलिंग रेजिस्टेंस आएगा। अब आप ग्रेड रेजिस्टेंस देखिए भाई, चढ़ जो स्लोप पे जा रहा है भाई, कितना ग्रेडियंट का रेजिस्टेंस है वो भी आपको देखना होगा ना। ग्रेडियंट रेजिस्टेंस हम 1% ले लेते हैं भाई, 1% के लिए हमें 8.9 मिलेगा kg/टन, तो 8.9 kg/टन ये ग्रेड रेजिस्टेंस, और 2% और, ठीक है, तो जो 8.9 जो आया है, ओके, तो जो 8.9 आया है, तो हमें इसको फिर 12 टन में कन्वर्ट करना है, ग्रेड रेजिस्टेंस निकालना है, पर लेकिन हमें अपग्रेड के लिए उसका केवल 2% लेना है भाई, उसका केवल 2% लेना है, और टोटल रेजिस्टेंस देख लेना है। टोटल रेजिस्टेंस आपका कुछ इतना आया है। जब इतना आपका टोटल रेजिस्टेंस आया तो फिर आपको अवेलेबल कितना चाहिए। आप लोड को टोय करने के लिए पहले गियर में कुछ 63 का देते थे भाई पुल, अब आपको इतना घटा देना है, तो आपको 5515 kg का पुल देना है। ओके, आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो एई का जो पूरा का पूरा पेपर था, हमने एनालाइज किया है, एनालिसिस उसकी की है, और बहुत से हमने क्वेश्चंस को भी देखा। इसमें हमने 1 से लेकर के जो 100 तक के सारे क्वेश्चन थे, हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने लेक्चर को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।